सितंबर 1926 की बात है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस का आयोजन होना था। इस आयोजन में देश दुनिया के कई प्रमुख प्रवक्ताओं और विचारकों को आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित वक्ताओं ने तय समय पर अपने वक्तव्य दिए और दुनिया के विभिन्न दर्शनों की व्याख्याएं की गईं। इन्हीं में से एक भारतीय वक्ता भी आमंत्रित थे और उनकी जब बारी आई तो उन्होंने पश्चिमी यानी वेस्टर्न शैली में भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी की व्याख्या की और पूरा सभागार उनकी समझ और भारतीय दर्शन का कायल हो गया। और यहां तक कि अगले दिन वहां के अखबारों की सुर्खियों में उनका ही व्याख्यान छाया रहा। तो ये सुनकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। अरे नहीं, आप कहीं स्वामी विवेकानंद को तो नहीं समझ बैठे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य तो 1893 में शिकागो में किया गया था। मगर हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, अब आप सही समझ रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, निश्चित रूप से आप सब ने ये नाम तो बार बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके नाम के आगे सर्वपल्ली नाम क्यों लगा है? जनरली लोग अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाते हैं, पर सर्वपल्ली नाम उनके पिता का नहीं बल्कि उनके गांव का है। 5 सितंबर 1988 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास, जिसे हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां से 40 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश से सटी सीमा के नजदीक तिरुतन्नी में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से जन्मे राधाकृष्णन के पिता श्री वीर समैया उस दौरान तहसीलदार हुआ करते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से 2003 के लेखक जनक राज जय लिखते हैं कि हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने वाला ये परिवार मूल रूप से सरुपल्ली नाम के गांव से था। राधाकृष्णन के दादाजी ने गांव छोड़कर तिरुतन्नी में बसने का फैसला ले लिया था। भूमि नापजोक कर्मचारी के घर में जन्मे राधाकृष्णन शुरुआत में विज्ञान विषय के साथ अपनी पढ़ाई करने के लिए इच्छुक थे, मगर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 12वीं की परीक्षा के बाद राधाकृष्णन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए मद्रास गए हुए थे। वहां उन्होंने वेदांत दर्शन पर एक किताब देखी और स्वभाव से पढ़ाकू किस्म के राधाकृष्णन उस किताब को पूरा पढ़ गए। राधाकृष्णन जी के दिलो दिमाग पर अब इस किताब का बहुत गहरा असर हो चुका था। विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने की हसरत पाले राधाकृष्णन ने अब अपना इरादा बदल लिया था और अब वो दर्शन शास्त्र विषय के साथ अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र को उन्होंने नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र ने उन्हें चुना था। आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हासिल किया। इस दौरान उन्होंने वेदांत दर्शन पर विशद अध्ययन भी किए और भारतीय दर्शन को सामयिक परिप्रेक्ष्य में समझने की पूरी कोशिश की। दर्शन शास्त्र में ही परस्नातक करने के बाद वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हो गए और वर्ष 1918 में उनका तबादला मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए हुआ। इसी बीच उन्होंने दर्शन पर 2 किताबें लिखी, द फिलोसफी ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर और द रेन ऑफ रिलीजन इन कॉन्टेम्पररी फिलोसफी। फिर वर्ष 1921 में महाराजा कॉलेज मैसूर से उनका तबादला कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हुआ। शिक्षण कार्य से इतर राधाकृष्णन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भारतीय दर्शन पर व्याख्यान भी देते थे। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत की सामयिक समझ के साथ पुनर्व्याख्या भी की थी। इससे अद्वैत वेदांत का सरलीकरण हुआ और ये भारत के बाहर के लोगों को भी समझ में आया। राधाकृष्णन के वेदांत दर्शन और उनकी व्याख्या से संबंधित किस्सा तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन एक और मजेदार किस्सा महाराजा कॉलेज का भी है। तो हुआ ये कि 1921 में जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो वो काफी ज्यादा भावुक हो गए और इतना ही नहीं, छात्रों ने उनकी विदाई को भी काफी खास बना दिया था। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने उनके लिए फूलों से सजी बग्घी लगाकर सभागार के बाहर लाकर खड़ी कर दी थी। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो बग्घी देखकर चौंक गए। बग्घी में घोड़े नहीं लगे थे। इसे देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। उनके बाहर आने के बाद कुछ छात्र बाहर आए तो हाथों से बग्घी को खींचने लगे। इस तरह छात्रों ने अपने सबसे प्रिय शिक्षक को मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया।
आज उन्हीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी राजनीतिक शख्सियत से इतर एक महान शिक्षक भी थे। इसलिए उनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम सब राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में केवल इसलिए मनाते हैं क्योंकि वे एक महान शिक्षक थे, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है? तो जी हाँ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। ये बात है वर्ष 1962 की, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे और उनका नाम और उनका निवास दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन बन चुका था। इसी दरमियान उनके जन्मतिथि की तारीख यानी 5 सितंबर आने को थी। इससे कुछ दिन पहले ही उनके कुछ दोस्तों और उनके कुछ प्रिय छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन किया। इस पर वो कहते हैं कि यदि उनके जन्मदिन को वार्षिक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात होगी। उनके चाहने वालों ने ठीक वैसा ही किया। तब से वार्षिक तौर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि उनका तबादला अब मैसूर से कलकत्ता हो गया था, और इसी दौरान यानी इसी कालखंड में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र पर एक कालजयी किताब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखी थी। 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यहां उन्होंने एन आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक व्याख्यान दिया। बाद में इसी व्याख्यान की विषय वस्तु को आधार बनाकर इसी नाम से उसकी एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। जून 1931 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इसी दौरान वर्ष 1931 में उनके शैक्षणिक जीवन में एक अहम पड़ाव पड़ता है, जब आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर उनकी नियुक्ति होती है। एक विश्वविद्यालय प्रशासक के तौर पर राधाकृष्णन शानदार काम करते हैं। उनकी इसी मेधा और अनुभव का सम्मान देते हुए मदन मोहन मालवीय जी उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का चांसलर बनने के लिए आमंत्रण देते हैं। राधाकृष्णन इस आमंत्रण को सहजतापूर्वक स्वीकार करते हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि शैक्षणिक जीवन से इतर राधाकृष्णन ने एक समग्र राजनीतिक जीवन भी जिया है। भारत की आजादी से पूर्व 1940 के दशक में जब संविधान के शुरुआती मसौदे पर काम करने के लिए सप्रू समिति का गठन किया गया था, तब इस कमेटी के सदस्य के तौर पर राधाकृष्णन को भी नामित किया गया था। इस कमेटी का एक अन्य काम हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने की दिशा में कुछ समाधान सुलझाना था। वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में भी इनका निर्वाचन हुआ, और इसके 2 साल बाद 1948 में गठित किए गए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी इन्हें एज अ चेयरमैन चुना गया। यहाँ पर भी वो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसी दरमियान की बात है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे सोवियत संघ में बतौर राजदूत काम करने के लिए कहा। नेहरू की बात मानते हुए वे संविधान सभा से इस्तीफा दे देते हैं और मास्को के लिए रवाना हो जाते हैं। चूंकि इस दौर में विश्व 2 ध्रुवों यानी सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बढ़ चुका था और नेहरू गुटनिरपेक्षता के पक्षधर थे। ऐसे में सोवियत संघ को साधने के लिए नेहरू को एक योग्य सिपह सालार की जरूरत थी। 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन बतौर राजदूत अपनी सेवाएं प्रारंभ करते हैं, मगर सोवियत संघ के प्रशासनिक स्टालिन से उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पाती है। परंतु तकरीबन 6 महीने बीतने के बाद 14 जनवरी 1950 को स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास क्रेमलिन में रात 9 बजे स्टालिन से उनकी मुलाकात हुई। शुरुआती अभिनंदन के बाद ही राधाकृष्णन स्टालिन से पूछ बैठते हैं, आपको मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर स्टालिन का जवाब आता है, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम आप तो मिल ही रहे हैं। इसके बाद 5 मिनट की मियादी वाली मुलाकात तकरीबन 3 घंटों तक चलती रही। बाद में इस मुलाकात के अनुभवों को अपने सहयोगियों से साझा करते हुए राधाकृष्णन ने एक बार कहा भी था कि तुम लोग स्टालिन को सख्त मिजाज मानते हो, मगर मैंने तो उनसे मुलाकात और बातों ही बातों में उनके बाल तक सहलाए और उन्होंने अपनी भौं तक नहीं उठाई। वर्ष 1952 में राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में वो चीन की यात्रा पर जाते हैं।
चूंकि इस दौर में चीन के साथ साथ भारत सीमा विवाद भारत चीन आपसी रिश्तों के तनाव की बहुत वजह बन चुका था। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। करीब 8 बजे चीनी प्रीमियर के अधिकारी निवास चुंगनांग हाई में भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चीनी प्रीमियर मौ से तुंग की मुलाकात को तय किया गया। इसी मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने चीनी प्रीमियर के गाल थपथपा दिए। इसके बाद मौ से तुंग के चेहरे के भाव पढ़ते हुए उन्होंने कहा, आप चिंता न करें प्रीमियर साहब, मैंने स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। एक महान शिक्षक और कुशल राजनेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। उनके राष्ट्रपति काल में ही भारत के दो प्रधानमंत्रियों यानी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और भारत ने दो भीषण युद्ध, वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध और वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध की विभीषिका भी झेली। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से थोड़ी दूरी बना ली थी। हालांकि अब भी वो सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने हेल्पेज इंडिया नामक संगठन भी बनाया था, जो वृद्धजनों की देखभाल करता था। एक श्रेष्ठ शिक्षक और कुशाग्र राजनीतिज्ञ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेन्नई, तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा देने के साथ ही एक महान दर्शन शास्त्री के तौर पर राधाकृष्णन हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस संदर्भ में अमेरिकी शिक्षक पॉल ऑर्टियो शिलिप का एक कथन उल्लेखनीय है कि राधाकृष्णन पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवन सेतु की तरह है। आशा करते हैं आज का ये शख्सियत कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा और इस भाग में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह की किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।